नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे जांच होगी निष्पक्ष, भ्रमित कर रहा विपक्ष की। उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड चर्चा में है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में फिर से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रदेश की जनता भी अंकिता भंडारी के लिए सड़कों पर उतरी है। यही कारण है कि अब इस मामले में सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ संगठनों ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने खुद प्रदेश की जनता से उत्तराखंड बंद की अपील की। तो वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कंट्रोवर्सी मामले में फरार चल रही उर्मिला सनावर 7 जनवरी को देहरादून में पुलिस के सामने पेश हुई। उर्मिला ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर जानकारी दी कि पुलिस ने उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। उनसे पूछताछ की पुलिस ने भी पुष्टि की। थाना नेहरू कॉलोनी और थाना डालनवाला में दर्ज मामलों को लेकर उर्मिला ने बयान दर्ज कराए हैं। जांच अधिकारी ने उर्मिला के बयान दर्ज किए और उसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है। और इस पूरे मामले पर धामी सरकार ने चुप्पी तोड़ी है। धामी ने अंकिता के परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। साथ ही विपक्षी दलों को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों से राजनीतिक दलों ने प्रदेश का माहौल खराब करने पर जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चर्चित अंकिता भंडारी कांड में चर्चा में रही उर्मिला सनावर ने आखिरकार देहरादून पुलिस से मुलाकात कर ली। उर्मिला सनावर के मुताबिक अभी एसआईटी की जांच जारी है। उर्मिला की माने तो आज यानी कि गुरुवार 8 जनवरी को बाकी के मुकदमों में एसआईटी जांच के लिए हरिद्वार जाना है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े जो भी सबूत, साक्ष्य या फिर रिकॉर्डिंग उनके पास थी, वो उन्होंने पुलिस को सौंप दी है। इसके बाद पुलिस ने भी उनसे जो सवाल किए उसका भी उर्मिला सनावर ने संतोषजनक जवाब दिया। उन्होंने पुलिस से यही कहा कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अंकिता के परिवार से मुलाकात कर हर मदद देने का आश्वासन दिया है। साथ ही प्रदेश में माहौल को खराब करना, जनता भड़काने का आरोप सीधे सीधे विपक्षी दलों पर लगते हुए विपक्षी दलों से जनता से माफी की मांग भी की गई। मैं एसआईटी जांच में थी। मैंने पुलिस का पूरा सहयोग किया और उत्तराखंड पुलिस का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उनका रवैया भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और अभी एसआईटी जांच जारी है। कल मुझे हरिद्वार जाना है एसआईटी जांच के लिए, जो बाकी के मुकदमे हैं। और अंकिता भंडारी बेटी से रिलेटेड बहुत सारे जितने मेरे पास साक्ष्य थे, रिकॉर्डिंग्स थी और सब चीज़ें जो पूछताछ के माध्यम से ऑफिसरों ने मेरे से पूछा, हमने सभी संतोषजनक मैंने जवाब दिया है। और यही कहा है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी। हम सुबह से कोई सोशल मीडिया नहीं देख रहे थे, लेकिन अभी जैसे कि हमने फेसबुक या और सोशल साइट्स अपनी ओपन करी तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस बात को जान के कि लोग हमारा नाम राजनीति में जोड़ रहे हैं। और एक अंकिता भंडारी जो बेटी इस दुनिया में नहीं है, उस बेटी को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से, जितने भी सोशल मीडिया के क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया पे ये तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से पहले ऑडियो आया था, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने बिल्कुल भी जिम्मेदारी का कोई भी जो है मैं कहूँ कि एक जिम्मेदार जिस प्रकार से राजनीतिक दल होने चाहिए, जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए, जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और एक ऑडियो आने के बाद जिस प्रकार से पूरा राज्य के अंदर एक अस्थिरता की स्थिति, लोगों में बवाल करना, लोगों में जो है आगजनी करना और तमाम प्रकार से लोगों को भड़काना, भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा करना जिन लोगों ने की है, जनता उनको देख रही है कि भाई उन्होंने आखिर ऐसा किया है। अब जो अंतिम ये वीडियो अब आया है, जो ऑडियो आया है, अब उस वीडियो के बारे में भी उनको कहना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों से। और अंकिता की जो आत्मा को उन्होंने अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने का काम किया। सर, मुख्यमंत्री जी सामर्थ्य नहीं है क्या हर संभव प्रयास करने की, जो आप बात कर रहे हैं, हर संभव क्या प्रयास करेंगे? 2 लाइन का आदेश निकालना है कि इसकी विवेचना, इस केस को सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई केस चलाएगी और उसकी देखरेख सुप्रीम कोर्ट के
जो वर्तमान कोई भी न्यायाधीश महोदय हैं वो करेंगे। 2 लाइन का काम है, क्या उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है? मुख्यमंत्री जी इधर उधर की बात न करें। अभी अभी मुझे पता चला है कि अंकिता भंडारी के माता पिताजी ने लिखित में ये दिया है कि सीबीआई जांच हो और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय की देखरेख में हो। तो सीधी सीधी बात है, आदेश जारी करें, इधर उधर की बात न करें। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में फिर से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रदेश की जनता भी अंकिता भंडारी के लिए सड़कों पर उतर आई है। यही कारण है कि अब इस मामले में सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ संगठनों ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान भी कर दिया है। वहीं विपक्षी दलों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सरकार को इस संवेदनशील मामले में राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के लिए काम करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि अंकिता भंडारी केस में जो हमारे अभी वर्तमान में केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री आशुतोष नेगी जी, डे 1 से 18 सितंबर 2022 से लगातार इस केस को देख रहे हैं और आज जब हमारी मांगे तब से थी, अब अचानक बीजेपी वाले ये सवाल पूछते हैं कि 3 साल तक कहाँ थे और अब मृत आत्मा को तंग कर रहे हैं। मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि इन पिछले 3 सालों से जब हम लोग बार बार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे और जो बंतरा रिसोर्ट को तोड़ा गया, रेणु बिष्ट को उनकी गवाही लेने की बात कर रहे थे, उसके बाद आरती गौड़ का संपर्क के लिए बात कर रहे थे, वीआईपीओ की जो हम सीडीआर की मांग कर रहे थे और ये तमाम जो हमारे सवाल थे ये कैसे भूल गए हैं। तो अब जब ये सारा का सारा पूरा जनता का ये मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, बीजेपी सरकार बैकफुट पे आ गई है। एक रहस्यमयी जो कभी हिंदू रक्षक हो जाते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कुछ बाना पहन लेते हैं, जो उनकी संगत में तो चीजें। और देखिए, जो हमने मामला कहा है वीआईपी अंकिता वाले मामले में कि वो वीआईपी कौन है, वो अंकिता का बयान हमारे लिए डाइंग डिक्लेरेशन का महत्व रखता है कांग्रेस के लिए। अंकिता ने अपने बयान में कहा कि कुछ वीआईपी आ रहे हैं, उनको सेवा देने के, विशेष सेवा देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और मैंने इनकार कर दिया है। यहाँ के रंग ढंग ठीक नहीं है। हमारा पहले दिन से ये स्पष्ट मानना था कि जिस दिन हमारी बहन अंकिता की हत्या हुई, उस मामले को हमने बहुत गंभीरता से लिया और हमारी सरकार ने भी, आप सब लोग जानते हैं कि एसआईटी का तुरंत गठन किया। एसआईटी ने भी उसकी बहुत अच्छी विवेचना की और उसके कारण से सभी लोग जानते हैं कि जो मुख्य आरोपी थी वो जेल के सलाखों के अंदर है और उनको आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। लेकिन इस मामले में कांग्रेस निरंतर अपनी निम्नतम निकृष्टतम राजनीति पर उतर आई है और उत्तराखंड देवभूमि की जनमानस को बरगलाने का जो काम कांग्रेस कर रही थी और यहाँ के राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का काम जो कांग्रेस कर रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो पहले दिन से ही स्पष्ट था, कोई आज नई बात नहीं है, कि हम अंकिता भंडारी को जिस स्तर पर उसको न्याय मिल सकता है उस स्तर पर जाने की बात उन्होंने कही थी। कुल मिलाकर के उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ऐसे में ये समय प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के लिए अपनी चुनावी तैयारी को मजबूत करने और संगठन के प्रचार प्रसार को लेकर काफी अहम है। लेकिन अपने चुनावी मैनेजमेंट और प्रोफेशनल चुनावी स्ट्रेटजी के लिए जाने जाने वाली बीजेपी हालांकि इस बार पिछड़ती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी इस समय अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने की जगह कोई और मामलों में घिरी नजर आई है। ऐसे में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड भाजपा की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। सीबीआई जांच को लेकर सभी की मांग है और धामी सरकार हर जांच करने की बात कह रही है। अगर अंकिता हत्या में सीबीआई की जांच भविष्य में होती है तो वीआईपी का नाम साफ होने पर प्रदेश में चुनाव आने से पहले राजनीति में भूचाल तो जरूर आ जाएगा। अब देखना होगा कि धामी सरकार सीबीआई जांच को लेकर बड़ी घोषणा करती है या फिर अंकिता हत्याकांड वीआईपी नाम पर अनसुलझा ही
रह जाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है। प्रभा बंदूनी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, पंकज क्षेत्री, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, कल्पना सेमवाल उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से नेता, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी अध्यक्ष यूएसएसएम की ओर से, और हमारे साथ में तन्मणि ढोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। प्रभा बंदूनी जी के साथ में चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रभा जी, कहीं ये मामला वाकई आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा ना बढ़ा दे, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला एक बार फिर से चर्चा में है, तूल पकड़ रहा है, मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर शुरू से ही काम किया है। जब ये घटना घटित हुई थी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी सरकार शुरू से ही गंभीर रही है, और उसी का ये परिणाम है कि जो आज दोषी हैं वो सलाखों के पीछे हैं। जो भी सख्त से सख्त पैरवी उस वक्त भी कोर्ट में करनी चाहिए थी, वो हमारी सरकार ने करी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार आज सीबीआई का जो भी मुद्दा विपक्ष बना रहा है या जो भी जन भावनाएं, मैं यही कहना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि पहले इससे कभी भी सरकार ने मना किया हो। हमारी सरकार ने तो डे 1 से, जब एसआईटी की विवेचना हुई थी इस पूरे केस को लेकर, जब माननीय उच्चतम न्यायालय में गए थे, वहां पर भी यही कहा था कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई जांच के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने यह कहकर खुद स्वयं ही उससे मना कर दिया था कि जो एसआईटी की विवेचना हुई है और जितने भी इसमें साक्ष्य है वो बिल्कुल सही है और सही दिशा में ये जांच हुई है। इस वजह से उस वक्त भी सीबीआई जांच नहीं हुई थी। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था कि सीबीआई जांच करवानी है नहीं करवानी है। पूरा का पूरी जो विवेचना हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये सारी एसआईटी के माध्यम से भी है। और इसमें मैं कहूंगी बड़ी बड़ी महिला ऑफिसर, इसमें डीआईजी रैंक की वो थी और बड़े सारे इसमें पुलिस के बड़े ऑफिसर इसमें शामिल थे। तो मैं तो ये कहूंगी कि सरकार ने कहीं भी कोई, मैं ये कहूंगी कि अब गंभीरता से ले रहे हैं। हमने शुरू से ही इस केस को गंभीरता से लिया है, जिसकी वजह से ही आज दोषी सलाखों के पीछे है। और देखिए गरिमा जी, अभी भी ये केस चल रहा है। हो सकता है जिन लोगों को आजीवन कारावास है, कल को वो लोगों को फांसी की सजा भी हो जाए। लेकिन अभी आपने जो प्रश्न पूछा है कि ये वाला जो विषय है आगे क्या मोड़ लेगा, देखिए अभी जो परिस्थितियां बनी है, मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि देखिए एक ऑडियो आया, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी हो जो भी हैं, हम लोगों ने उसको भी गंभीरता से लिया है। ऐसा नहीं है, हमने उसकी भी एसआईटी जांच उसके के लिए गठित एसआईटी गठित कर दी गई है। उन उसके बाद उसमें जो भी महिला है या जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व है उस ऑडियो बनाने में, वीडियो बनाने में, उनसे एसआईटी आज पूछताछ कर रही है। हम विभिन्न चैनलों में ये चीजें देख रहे हैं, सोशल मीडिया में ये चीजें निकल कर आ रही हैं और ये निश्चित तौर पर साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार ने पहले भी इसको गंभीरता से लिया था और अब जब बीच में जो चीजें हुई हैं उनको भी गंभीरता से ले रही है, इसीलिए एसआईटी गठित कर दी गई है। और जिस महिला के द्वारा ये ऑडियो रिलीज किया गया था, कल भी एसआईटी देहरादून के सामने वो आई थी और आज एसआईटी हरिद्वार उनसे पूछताछ कर रही है। तो आने वाले समय में तो जो भी चीजें आगे आएंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बेटी अंकिता के जो माता पिता है उनसे भी बात करी है और आज उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि जो सरकार है वो हर दिशा में इसमें न्याय करेगी और जो सबसे प्रभाव, मतलब मैं कहूंगी इसका पड़ा था परिवार पे, जो सबसे ज्यादा दुखी हैं वो जिस दिशा में भी जो भी वो कहेंगे ये वाली कार्रवाई होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखकर आगे भी न्याय किया जाएगा और सारी की सारी चीजें उसी के अनुरूप होंगी। तो गरिमा जी, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने इस मुद्दे को कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया। हमने हमेशा कहा है कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिलना चाहिए और निश्चित तौर पर न्याय मिलना ही चाहिए। और आज तक इससे पहले भी जितनी भी चीजें हुई है, जहां पर भी ये लगा है कि चाहे वो सीबीआई जांच की बात कर लो, किसी भी तरह की जांच की बात कर लो, सरकार जब उन मुद्दों पर इतनी गंभीरता से जांच करवाती है तो देखिए बेटी अंकिता के लिए तो न्याय की मांग बिल्कुल सरकार भी करेगी और हम शुरू से ही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, एसआईटी जितनी गठित करनी हो, लेकिन ये कि साक्ष्य जो हैं जो एसआईटी के सामने होंगे, पुलिस अपना काम कर रही है। अब ये देखिए गरिमा जी, तो ये तो जांच करेगी तो पुलिस ही करेगी, कानून ही इसकी जांच करेगा कि क्या सत्यता है। अब उसमें जो फॉरेंसिक जांच होगी ऑडियो वीडियो की, या उन लोगों को बुलाया जाएगा जिन्होंने उसमें बातें जिनकी सामने आई है, जो और उन लोगों ने खुद ये कहा है कि हम पुलिस के सामने जाएंगे जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो मुझे तो लगता है बहुत जल्दी सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि क्या है। तो हमारी सरकार तो बिल्कुल चाहती है कि जो दोषी है अगर और भी नाम आएंगे, निष्पक्ष इसकी जांच हो रही है, आगे भी होगी। और बेटी अंकिता के माता पिता जिस भी
मैं कहूंगी कानूनी प्रक्रिया के लिए बोलेंगे वही सरकार करेगी। हमें इसमें कहीं कोई हमारे लिए चिंता का ये विषय नहीं है, क्योंकि देखिए जब ये प्रकरण हुआ था, ये दुखद घटना भी हुई थी गरिमा जी, उसके बाद मैं बताऊं राज्य की जनता ने उसके बाद भी जो हमने जांच करवाई थी उस पर अपनी मोहर लगाई थी। क्योंकि उसके बाद अगर आप चुनौतियों की मैं बात करूं तो देखिए, अगर विपक्ष की मैं बात करूं तो मुझे लगता है उनको तो चुनाव, सत्ता, यही एक चुनौती नजर आती है। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दे है नहीं। बेटी अंकिता कोई मुद्दा नहीं है, वो न्याय की बात नहीं, है, लेकिन बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बेटी अंकिता की आवाज अगर विपक्ष उठा रहा है तो वो मुद्दा हो गया। आप अगर वीआईपी के नाम को लेकर इतने सालों से चुप हैं तो वो गलत नहीं हुआ? नहीं गरिमा जी, हम बिल्कुल भी चुप नहीं है। आप ये बताइए, जब ये जांच हुई थी उसके बाद जो आज ये वीआईपी कहते हैं, हमने कब कहा कि हम ये कह रहे कि कोई वीआईपी नहीं था? हम सरकार नहीं तो नहीं लगता कि इतने सालों में उस पर काम होना चाहिए था? वो तो विपक्ष है जो इस मामले को दोबारा से कुरेद रहा है, तो कम से कम वीआईपी के नाम की चर्चा हो रही है और शायद उसके माध्यम से सामने भी आता है वीआईपी का नाम। देखिए गरिमा जी, निश्चित तौर पर मैंने यही बात आपसे कही है कि उन सब चीजों के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। वो पुरानी नहीं है, दोबारा से एसआईटी का गठन हो चुका है। और अगर इस जांच में वो जो ऑडियो रिलीज हुई है जिनका नाम उसमें आया था, वो तो खुद ही मानहानि का दावा उन्होंने कर दिया है सभी लोगों पे, क्योंकि किसी की हम इस प्रकार से चरित्र हनन नहीं कर सकते। उन्होंने भी अपनी बातें रखी है, तो ये तो आने वाले समय का भी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि सरकार पूर्णतया बेटी अंकिता के परिवार के साथ खड़ी है और जो भी उनके माता पिता चाहेंगे उसके अनुरूप ही न्याय संबद्ध निर्णय सरकार लेगी। लेकिन चलिए लौटते हैं आपके पास में, ठीक है, न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, पंकज छेत्री जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड का शांत माहौल एक बार फिर से सियासत के चलते, अंकिता के मुद्दे के चलते गर्मा गया और लगातार आम जनता अब अंकिता के समर्थन में एक बार फिर से सड़कों पर नजर आ रही है। क्या लग रहा है कि क्या कम से कम अब वीआईपी का नाम जो है वो स्पष्ट होगा? अब तो खुद पूछताछ भी उर्मिला से हो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितना मर्जी ढोल पीट ले कि हमने बहुत अच्छा काम किया या न्याय दिलाने का प्रयास किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर धामी जी की सरकार अंकिता भंडारी मामले में बिल्कुल विफल रही है, फेल रही है और उत्तराखंड की जनता उन्हें इस कृत्य के लिए कभी माफ नहीं करेगी। यदि पहले दिन से ही वीआईपी वाले एंगल पे काम होता तो आज वीआईपी सलाखों के पीछे होता, परंतु पहले दिन से ही इस तथ्य को छुपाया गया कि वीआईपी कौन था, जो कि इंटेंशन, मर्डर के इंटेंशन का जो है मुख्य स्रोत जो था वही था कि भाई इंटेंशन क्या थी मर्डर की अंकिता के, क्यों इतनी निर्मम हत्या की गई? क्योंकि उसको वीआईपी का नाम पता चल गया था जिसके आगे उसको भेजा जा रहा था, परोसा जा रहा था, जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात हो रही थी पहले दिन से ही। और वो अंकिता की कई जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आई है बाहर, जिसमें वो कह रही है कि मेरा सामान ऊपर छोड़ दो, तो उनके स्टाफ कह रहा है कि हम सामान लेके आ रहे हैं मैम, रोइए मत, तो वो सिसक सिसक के रो रही है। इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं, इसीलिए वो रिजॉर्ट छोड़ना चाहती थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पिता को 3 दिन तक वहां पर टहलाते रहे और मुकदमा दर्ज नहीं किया। उसके बाद किस प्रकार से अंकिता का फोन कहां गायब हुआ आज तक किसी को नहीं पता है। वीआईपी कौन था केवल 2 लोगों को पता था, एक अंकिता को और एक पुलकित आर्य और गैंग को। तो पुलकित आर्य गैंग से इस बारे में कोई भी पूछताछ नहीं की गई और यही कारण था कि इतना मामला दबा रहा। और अब जाके जब ये रिकॉर्डिंग बाहर आई तो आक्रोशित जनता सड़कों पर आ गई। इस पे बिल्कुल भी आप ये निराधार आरोप मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं कि विपक्ष जनता को भड़का रही है, विपक्ष जनता के साथ खड़ी है। जनता तो जानना चाहती है कि पहाड़ की बेटी, उत्तराखंड की बेटी के साथ किसने निर्मम हत्या की, कौन था वो वीआईपी। परंतु रिकॉर्डिंग बाहर निकालने वाले आपके आदमी, रिकॉर्डिंग का झगड़ा जिससे हुआ आपकी मौजूदा पत्नी, यूसीसी में जिसको आप लेके आए कि एक पत्नी होनी चाहिए, पर यहां तो 3, 4, 5 पत्नियां भाजपा में आम बात है। दूसरी जो वीआईपी है वो आपका आदमी, दूसरा सफाई देने वाले आपके आदमी। कल परसों उसको वहां दर्शन भारती जी प्रकट हुए, जो किसी जमाने में जब सरकारें दूसरी होती थी तो सफेद कपड़े पहनते थे, भगवा पहनने लगे,
वो एनएसएस से मिलके आ जाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलके आ जाते हैं। जबकि मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत, आप कर्नल देवरानी जी हमारे पैनल में बैठे हैं, प्रधानमंत्री से मिलना आसान है, राष्ट्रपति से मिलना आसान है, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलना तकरीबन नामुमकिन है एक साधारण आदमी के लिए। परंतु किस प्रकार से ये चीजें कहां ले जाई जा रही हैं, ये जनता सब देख रही है। और आज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, फिर अब नई रिकॉर्डिंग आ जाती है कि ये तो हम फंसा रहे थे वीआईपी को। तो जनता आपके बहकावे में नहीं आएगी। अब ये जनता समझ गई है कि आप किस प्रकार से किसको बचाना चाह रहे हैं। और आपकी मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं, इसीलिए आप वीआईपी को भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वीआईपी गया तो मेरी कुर्सी भी गई। तो असली कारण ये है गरिमा जी। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। गरिमा जी, मैं इनकी बात का जवाब नहीं प्रभा जी रुक जाइए, और मेहमान भी है। प्रभा जी रुक जाइए, मैं जब आपके पास आऊंगी तब आप जवाब दे लीजिएगा। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी, अध्यक्ष एसएसएम की ओर से बहुत स्वागत कैलाश जी आपका। सर, वीआईपी कंट्रोवर्सी में जो नए नाम, जिस तरीके से नाम सामने आया, चर्चा बहुत तेजी के साथ में हुई। अब उर्मिला सनावर की पुलिस से पूछताछ भी हो चुकी है, उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। क्या लग रहा है कि क्या वाकई वीआईपी का नाम जो है, वो जो उसकी गुत्थी है, वो सुलझेगी या हमेशा के लिए एक बार फिर से दब जाएगा? हाँ, जय हिंद गरिमा जी। देखिए, धुआं उठा है कहीं, लगी है आग कहीं, बात उठी है तो दामन में है दाग कहीं, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो होगी। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये वीआईपी एंगल आज से नहीं है, शुरू से ये वीआईपी एंगल 17 तारीख का उसका जो मैसेज है बेटी अंकिता के मोबाइल में, वो अपने दोस्त को कहती है कि उसको जो है विशेष सेवा के लिए प्रेशर डाला जा रहा है कि कोई वीआईपी आ रहा है। ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम बार बार हम बोल रहे हैं, वो तो है, सबके पास मौजूद है। लेकिन चूंकि देखिए, जो अभियुक्त है वो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का पुत्र है, जिसका कि वो रिजॉर्ट था वनंतरा। जो वीआईपी है वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं कंसर्न है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन इसके बावजूद भी, सब कुछ होने के बाद प्रयास क्या किया गया? अभी जो मैडम बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, कि बहुत जो है हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया है उसको न्याय दिलाने का। अगर इन लोगों ने न्याय दिलाने का प्रयास किया होता तो जिन अभियुक्तों को ये जो उम्र कैद की सजा मिली तो उनको फांसी की सजा मिलती। इन लोगों ने एविडेंस समाप्त करने की कोशिश की, इमीडिएट आते ही जो है रिजॉर्ट को तोड़ने का प्रयास किया। गरिमा जी, इनकी करनी और कथनी में फर्क है। अच्छा, अब दूसरी बात और सुन लीजिए। अचानक जो है, जैसे अभी पंकज छत्री जी ने बोला, अचानक एक महात्मा जो है, मैं तो बोलूंगा कालनेमी है, उत्तराखंड में जो है कालनेमी इन्होंने ऑपरेशन चलाया था, इनको पहले अपने अंदर ये कालनेमी खत्म करनी चाहिए। एक जो है, आप कैसे एनएसए से आप जाकर के मिल गए, मेरे लिए तो एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। और ऊपर से आप उठा करके कैसे उस उर्मिला सनावर को दिल्ली से देहरादून ले आए? कहाँ गई थी पुलिस? जगह जगह तो इनके हरिद्वार में उस महिला को ढूंढ रही थी, हर स्टेप में उस महिला का जो है वो हो रहा था। लेकिन क्या ऐसी क्या उनके अंदर वो थी, जो भारती जी के अंदर वो थी, कि वो महिला को उन्होंने बिल्कुल ऐसे अपने दामन में छुपा के लिया है? आखिर कहीं ना कहीं ये संशय नहीं है? ये इस तरह की जो ये इनकी बातें हैं, इससे स्पष्ट लगता है कि ये अभी भी जो है मामले को जो है कहीं ना कहीं दूसरा रूप देना। और मुझे तो अफसोस आता है ऐसे संतों पे। मैं दुर्भाग्य है ये हमारे देश का कि सनातन के नाम पे कलंक है, जो ऐसे लोग जो है, एक बिटिया की जहां अस्मिता का सवाल है, आकर के अपना चोला ओढ़कर इनके ऊपर खड़े हो जाते हैं। और इसके अलावा मैं बताता हूँ, ये जो बंदुनी जी बोल रही थी कि हम न्याय दे रहे हैं, अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। आप कब से 3 साल हो गए हम न्याय की मांग करते करते, क्या न्याय दिया आपने? आप चुपचाप बैठी हो अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हमारी 27 में चुनाव हो, इससे पहले भैया कोई इस तरह से अंकिता भंडारी का मामला न खुले। आज हर क्षेत्र के, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हो, कोई भी सामाजिक करता हो, आपने देखा होगा किस तरह से पूरी सड़कों पे सारे लोग उतरे बिना वैमनस्य के। किसने मजबूर किया? आखिर इन लोगों ने मजबूर किया, क्योंकि इन्होंने उस बेटी को न्याय देने का कोई प्रयास नहीं किया। तो इसके लिए स्वयं ये लोग जिम्मेदार हैं। और मैं बताना चाहता हूं, अगर ये जो ऑडियो वीडियो यहाँ घूम रही है, अगर ये सच्चे हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच करवाएं। वो ऑडियो वीडियो क्या हमने भेजे या किसी विपक्ष ने भेजे? इन्हीं के पार्टी के नेता की धर्म पत्नी ने भेजे। फिर ये चुपचाप क्यों है उस पे?
इनको उसकी जांच करवानी चाहिए अगर ये सत्य है तो। बात हो रही है एसआईटी जांच किसने गठित करी है? एसआईटी जांच गठित करके गई है, शायद आपको पता नहीं है। चलिए ठीक है, अभी लौटेंगे और मेहमानों को चर्चा में जोड़ते चलेंगे। ठीक है प्रभा जी, रुक जाइए। जांच चल रही है और वो जो महिला है उर्मिला सनावर, वो एसआईटी के समक्ष प्रस्तुत हो गई है। ठीक है प्रभा जी, रुक जाइए, लौटेंगे। और लेकिन जांच तो आपकी पहले से भी चल रही थी एसआईटी की, फिर क्यों वीआईपी का नाम अब तक उजागर नहीं हुआ? क्यों अलग अलग लोग आकर अलग अलग नाम लेते हैं, उसके बाद फिर उन पर भी मानहानि का दावा किया जाता है? चलिए लौटेंगे आपके पास पे और मेहमानों को जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रोक रहे हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, वापस से उनके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में कल्पना सेमवाल जी हैं, उत्तराखंड कार्य दल की ओर से नेता है। बहुत स्वागत कल्पना जी आपका। कल्पना जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? क्या वाकई शुरुआत से ही एसआईटी की जांच होने की बात जो कह रही हैं प्रभा जी, क्या वो ठीक तरीके से काम करती रही? और क्या वीआईपी का नाम अब तक उजागर नहीं हो जाना चाहिए था, जिसको लेकर अब इतने सालों के बाद में चर्चा हो रही है? आप सुन पा रहे हैं? जी मैम, बोलिए। हाँ, इस मुद्दे पे भाजपा कह रही है कि विपक्ष ये कर रही है, विपक्ष ऐसा कर रही है। ये मुद्दा एक्चुअली भाजपा बनाम विपक्ष नहीं है, यह मुद्दा उत्तराखंड की बेटी बनाम सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि अगर यह मुद्दा पहले से ही रहता इसमें कि पहले से निष्पक्ष जांच हो रही होती, पहले से ही आपका सब कुछ पहले से, वीआईपी का एंगल तो स्टार्टिंग से ही था। ऐसा तो नहीं था कि वीआईपी का एंगल बाद में आया। अगर वीआईपी की बात हो रही थी तो कहाँ था वीआईपी? तो वीआईपी की बात पहले से ही हो रही थी, लेकिन स्टार्टिंग से ही इन्होंने वीआईपी को छुपाया और जो है इस मुद्दे को वीआईपी को ही छुपाने की कोशिश थी। पुलकित आर्य या उसके स्टाफ को तो देना, उसका भी हम स्वागत करते हैं कि अच्छी मेन मोटिव क्या था उसकी हत्या का? वीआईपी था, लेकिन वीआईपी के नाम को स्टार्टिंग से ही दबाया गया है। और यह बात अगर वो लड़की अंकिता वो अगर कॉम्प्रोमाइज कर देती तो आज जीवित होती, लेकिन उसने अपनी आबरू, अपनी इज्जत को आगे रखा कि नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, क्योंकि ये हमारे संस्कारों में है। उत्तराखंड की बेटी तीलू रौतेली जैसे लोग हमारे यहाँ हुए हैं, तो हम इन सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह के रिजॉर्ट ये खुल रहे हैं, बात सिर्फ अंकिता की नहीं है, अंकिता जैसी कितनी बेटियां हैं जिनको हमें बचाने की आवश्यकता है। जो नीचे के लोग हैं, उनके रिजॉर्ट जो केदारनाथ तक पहुंच चुके हैं। मेरा होम टाउन केदारनाथ है, तो इस तरह वहां की बेटियां भी परोसी जाएंगी। हमारे बच्चे बर्तन धोएंगे होटलों में, हमारी बेटियों को होटलों में परोसा जाएगा और हम कुछ नहीं करेंगे। और ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता थी पहले से, जैसे कि बीजेपी की प्रभा मैडम कह रही है कि पारदर्शिता थी। पारदर्शिता होती तो फिर सड़क पे उतरने की आवश्यकता क्या होती? आवश्यकता ही नहीं थी किसी भी विपक्षी पार्टी को। तो मैं ये स्पष्ट कहना चाहूंगी कि ये विपक्ष बनाम बेटी बनाम सिस्टम की जवाबदेही का मुद्दा है। चलिए ठीक है, सिस्टम की नाकामी कह ले, शायद यही वजह है कि इतने सालों के बाद भी मामला चर्चा में है। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में है। बहुत स्वागत सर आपका भी। रतनमणि जी, क्या कहना चाहेंगे सर? वीआईपी का जो नाम है वो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है, और ये मामला उतना शायद राजनीतिक रंग ना लेता अगर ये वीआईपी वाली कड़ी इससे न जुड़ी होती और इतने सालों तक अनसुलझी ना होती। क्या कहना चाहेंगे सर? गरिमा, ये जो कुछ भी अवसर है ये तो सत्ता पक्ष द्वारा ही दिया गया है। मैं नहीं समझता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अगर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है तो क्या उसको भजन करने चाहिए? भाई वो न्याय की मांग नहीं करनी चाहिए उसको? उत्तराखंड क्रांति दल अगर न्याय की मांग कर रहा है, वीआईपी के नाम लाने की बात कर रहा है, क्या उसको नहीं करना चाहिए? या सीपीआई कह रही है, सीपीएम कह रहा है, या कोई और सामाजिक संगठन है, महिला संगठन है, वो ये मांग कर रहे हैं, क्या तो उनको ये मांग न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? सरकार नहीं है हमारी? हम अपनी सरकार से अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं। तो आप ये तय कर दो कि हम ये राजनीति लोगों को करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, यही रेखा आप बता दीजिए।
तो अगर न्याय मांगना राजनीति है तो फिर कौन सा रास्ता है? आप ये पहले दिन से इन्होंने किया वो सब लोगों ने कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये नई बात इस पर थोड़ा सा मैं कई दिन से परेशान हूँ इस उससे। ये जो रिजॉर्ट कल्चर जो शुरू कर दिया गया है उत्तराखंड में, निवेश के नाम पर, त्वरित मुनाफे के नाम पर, कि वो सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ कर नहीं रहे, कोई सरकार निवेश नहीं कर रही है कि लोगों को रोजगार मिले। और ये अब रिजॉर्ट आ रहे हैं तो रिजॉर्ट वालों को तो ये सारा कल्चर चाहिए, उसको सभी कुछ चाहिए। तो ये देवभूमि कहते रहो आप, और वेश्यावृत्ति का अड्डे बनाते, दुकानें समझता हूँ कि ये नए सिरे से लोगों को सोचने की बात है कि आप कहाँ ले जा रहे हैं। देवभूमि कहते कहते हमको ये देवी है, वो रिजॉर्ट के लिए देवी परोस रहे हो आप, और फिर वो उसके लिए आवाज उठा रहे हैं तो उसको कह रहे हो कि राजनीति कर रहे हैं। तो ये अगर ये राजनीति है तो मैं ये समझता हूँ ये सबको राजनीति ये करनी चाहिए कि न्याय मांगने की। ये इसमें कौन सी हुआ है? और आपने एसआईटी जांच को लेकर क्या कहेंगे? भाजपा कह रही हमने तो एसआईटी जांच पहले से बिठा रखी है। एसआईटी जांच बैठा रखी है। कल ही धामी जी ने कल ये भी कहा था ना कि जो उसके माता पिता, क्या वो धामी जी का आज भी बयान आया, क्या उसके माता पिता ने मना कर दिया सीबीआई जांच के लिए? ये बता दें वो कि उन्होंने उनके साथ बात की और वो माँ बाप एसआईटी जांच से संतुष्ट है और सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है, यही कहा था उन्होंने परसों कि हम वो कहेंगे तो हम कर लेंगे। तो वो तो नहीं कहा उन्होंने। तो आप हर चीज में भ्रमित कर रहे हैं और इस तरीके से आप नगीने उसमें ला रहे हैं कि कौन क्या वो जो महिला है उस महिला का भी फजीता कर रहे हैं ये उर्मिला सनावर को, वो भी महिला है, और जो भी महिला है उनको इस तरह वस्तु की तरह से आप परोस रहे हैं, भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। वो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो भी पीड़ित है, अगर वीआईपी का नाम गलत लिया जा रहा है तो उस वीआईपी को भी न्याय मिलना चाहिए, और वो उर्मिला को भी न्याय मिलना चाहिए। और ये जो नटवर लाल बीच में सूत्रधार आप पैदा कर देते हैं, भाई आपके पुलिस उस तक नहीं पहुंच गए, अरे एक भगवा पहुंच गया, वो किरदार कहां से आ गया? बिल्कुल, ये तो सरकारी किरदार हुआ ना फिर। तो ये चीजें और भी चीजों को भटका रही हैं प्रदेश को। अगर कोई असंतोष में उसमें डाल रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है, इसकी राजनीति जिम्मेदार है इसके लिए। और इस प्रदेश को आप जहां ले जाना चाह रहे हैं जनता को, उससे ये जो रिजॉर्ट कल्चर है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मैं ऐसा ठीक है, लौटते हैं आपके पास में और मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता प्रभा जी हैं। प्रभा जी क्या कहना चाहेंगी? सभी को शिकायत है, एसआईटी की जांच है और आज मुख्यमंत्री जी ने बयान भी दिया कि हम अंकिता के माता पिता से बात करेंगे और जिसमें वो संतुष्ट होंगे वो कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन डोभाल जी ने जो बातें कही कि स्पष्ट कर दीजिए क्या कहना है उनका, क्या मना कर दिया उन्होंने? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैंने पहले ही आपको ये बात कही है कि हमारा रुख शुरू से ही रहा है बेटी अंकिता को न्याय दिलाना। और सरकार डे 1 से, जब ये दुखद घटना हुई थी तभी से लेके सरकार ने इसकी सख्त पैरवी करी थी, और इसीलिए वो जो दोषी है वो सलाखों के पीछे, हम बार बार यही कह रहे हैं। और हमारी सरकार ने कभी सीबीआई जांच ना नहीं करी, हम तो खुद कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसका भी तो एक नियम कानून होता है। या आप कांग्रेस खुद ही चलिए, आज मैं कांग्रेस से भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। इन्होंने कहा हम जनता के साथ खड़े हैं, तो आप ये बताइए, आप विपक्ष हैं, जिम्मेदार पार्टी है, आप मुझे ये आप कह रहे हो कि जब वो ऑडियो रिलीज हुआ, आप कह रहे ठीक है, निश्चित तौर पर जब ऑडियो रिलीज हुआ, वीआईपी का नाम आया, तो निश्चित तौर पर हमने भी उसी ऑडियो के माध्यम से जो भी चीजें हमारे भी सामने आई है, तो इतने सालों से क्या विपक्ष अभी तक सेटिस्फाइड था? वो संतुष्ट था इन चीजों से कि जितनी जांच सरकार ने करवाई है वो बिल्कुल सही दिशा में हुई है? इससे ये चीजें तो इन्होंने खुद बोल दी है कि हम जनता के साथ खड़े हैं। इससे पहले भी जो हुआ था वो भी ठीक हुआ था, जो अब हो रहा है उसमें भी है। मतलब ये तो भेड़ चाल में शामिल होने वाली पार्टी है कांग्रेस, जो मैं साफ बात आपको कहना चाहूंगी। देखिए ऐसा है प्रभा जी, ये दूसरी बात में ये नहीं, आप प्रभा जी, मैंने आपको आप सवाल पूछ रहे थे। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहूंगी कि हमारी यूकेडी की बहन ने बिल्कुल सही बात कहा है
उन्होंने कहा है कि अंकिता बेटी को हमें न्याय दिलाना है। बिल्कुल मैं उनकी बात से यहाँ पे सहमत हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि केवल अंकिता बेटी नहीं, कोई भी बेटी हो हम उसके साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस से ये भी प्रश्न है, आज तक जब लव जिहाद के लिए हमने इतना बड़ा कानून लेके बनाया, हमने धर्मांतरण के लिए आगे फेवरेट टॉपिक पे, पंकज जी रुक जाइए, आगे फेवरेट टॉपिक पे। 25,000 रुपए में बेटियों को खरीदने वाले बिहार से, ऐसी बातें मत करिए। पंकज जी रुक जाइए प्लीज। लाने वाले बेटियों को वहां पर जाकर के कहाँ 25,000 रुपए में कहाँ से लाते बेटियां खरीद के बिहार से? देखिए कोई भी ऐसी बातें मत करिए जो तथ्यहीन हो, जो तथ्यहीन हो। 25,000 रुपए में आपके मंत्री के पति ने बोला। ठीक है, वो बयान अलग है। पंकज जी रुक जाइए, पंकज जी आप रुक जाइए, बस वो कंप्लीट कर रही है, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। दोनों लोग एक साथ मत बोलिए। 25,000 रुपए 25,000 रुपए में आज कांग्रेस 25-30,000 रुपए में बेटियों को खरीदने वाले क्या ज्ञान न बांटे आप? बेटियों का बलात्कार होता था तो तब आप कहाँ थे? तब आप अंकिता भंडारी के मामले को घुमाने का प्रयास मत करिए प्रभा जी। अलग होती है तब नहीं। चलिए ठीक है, प्रभा जी रुक जाइए। बिल्कुल चलिए प्रभा जी हो गया। पंकज जी VIP शांत हो जाइए प्लीज, दोनों लोग शांत हो जाइए। VIP कौन? प्रभा जी आपको आवाज मिल रही है क्या? आप प्रभा जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। और पंकज जी आप भी शांत हो जाइए प्लीज। पंकज जी आपको आवाज मिल रही है सर, प्लीज बीच में मत बोला कीजिए। बात पे लव जिहाद और उस पे आए थे आप रुक जाइए। इस तरीके से आप भी बीच में टिप्पणी करेंगे तो चर्चा बेकार हो जाएगी ना। प्लीज सर, प्लीज बीच में दो लोग एक साथ बोलते हैं, आवाज नहीं आती है। प्लीज सर अभी रुकिए, कैलाश जी आपके पास भी आएंगे। पहले पंकज जी को ही सुनेंगे। प्रभा जी आप शांत हो जाइए प्लीज। मैम आप कंप्लीट कर चुकी हैं, अब प्लीज बीच में मत बोलिएगा और आपस में डिबेट मत करिए मैम। और मेहमान भी आए हैं, प्लीज शांत रहिएगा प्रभा जी। गरिमा जी हम ये बोल रहे हैं कि आपके सरकार में, प्रभा जी के लिए कह रहा हूं मैं, बीजेपी की सरकार में एक से एक बढ़कर कांड हो रहे हैं। अब ये कह रही हैं कि आप ये क्यों बोल रहे हैं, तो अभी तक हमें आपकी सरकार कि हमने न्याय दिलाना, हमारा काम है। सरकार न्याय दिलाएगी, सरकार न्याय दिलाएगी। पंकज जी आप रुक जाइए। 2 मिनट के लिए प्लीज आप रुक जाइए। प्रभा मैडम आपको समझ में नहीं आता, आप बार बार बीच में बोल रही हैं, आपको मना किया गया बावजूद उसके। प्रभा जी आप शांत हो जाइए प्लीज। मैडम बीच में मत बोलिए, आपसे बार बार एक ही बात नहीं बताई जाएगी। रिकॉर्डिंग जारी करने वाली इनकी मैंने उनको भी रोका। अब आप शांत रहिए मैडम प्लीज, अब दोबारा मत बोलिएगा बीच में प्लीज, फालतू में समय बर्बाद मत कीजिए। पंकज जी आप कंप्लीट कीजिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया सुरेश राठौर जी का यूसीसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन? प्रभा जी अगर आपको शांत बैठना है और चुपचाप बाकी मेहमानों को सुनना है तो सुनिए, अदरवाइज चली जाइए डिबेट से। मैं बार बार आपको नहीं बोलूंगी। आप गलत कर रही हैं, आप गलत दिशा की तरफ मैं कहूंगी। आप जो नहीं उसका समय अंकिता भंडारी। प्रभा जी आप रुक जाएंगी? जब मेरी बारी थी तो आप VIP कौन है? अरे आपने कंप्लीट कर लिया मैडम, आप हर बार बीच में बोलती हैं, उसके बाद आप कह रही हैं आपको बोलने का मौका नहीं दिया। प्रभा जी प्लीज मैडम शांत हो जाइए, जब आपके पास आऊं तब बोलिएगा प्लीज। ठीक है, मैं गलत कर रही हूँ आपके हिसाब से, ठीक है आप गलत रहिए। चलिए अब चुप रहिए मैडम, चुप रहिए प्लीज। मैडम विनती है चुप रहिए प्लीज, बाकी मेहमान भी बोलने के लिए आए। पंकज जी आप कंप्लीट कीजिए, आपस में चर्चा मत कीजिए सर, बोलिए। माहौल खराब करने का काम कर रही है कांग्रेस, राज्य का माहौल खराब। चलिए आपने बहुत अच्छा किया ना, 3 सालों से सो रही थी आपकी सरकार, आपका प्रशासन। कुछ भी प्रभा जी आप बोलोगे और हम सुनेंगे उसको। नहीं, आप अनाप शनाप काम करेंगे, आपको बोलने दिया जाए? आपको पता नहीं है डिबेट में बैठने के क्या मैनर्स होते हैं? प्रभा जी मैडम शांत रहिए, मैडम शांत रहिए। प्रभा जी को म्यूट कर दीजिए, प्रभा जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैडम बीच में मत बोलिएगा, मैडम बीच में मत बोलिएगा आप दोबारा। देखिए इनके विधायक, पूर्व विधायक की मौजूदा पत्नी सुरेश राठौर जी, इनके पूर्व विधायक, उनकी मौजूदा पत्नी उर्मिला सनावर, जिसने रिकॉर्डिंग जारी करी। रिकॉर्डिंग में बात करने वाले कौन? अंकिता भंडारी की इनके पूर्व विधायक। सब जग जाहिर है सर, उसके हम कहां से? एक बात सुनिए ना, जब आदमी को सबूत मिलेगा, प्रदेश की जनता
प्रदेश की जनता तभी भड़की जब उनके सामने तथ्य आए कि ये कारण था, और उसके ऊपर से जो वीआईपी हैं वो खुद ही अपनी लोकेशन बताने लगे, जबकि उनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए था, बोलना चाहिए था जब तक मेरी जांच पूरी नहीं हो जाती मैं कोई पद ग्रहण नहीं करूंगा और इस पे किसी भी स्तर की जांच कराई जाए। परंतु वो पुलिस रिपोर्ट करा रहे हैं, एफआईआर करा रहे हैं, एफआईआर में अपनी लोकेशन बता रहे हैं। मैंने पहला ऐसा आरोपी देखा जो अपनी लोकेशन स्वयं बता रहा है एफआईआर में। दूसरी बात, आप के जो संगठन मंत्री थे उन पे भी आरोप लगा था, उनका वो संगठन मंत्री बने हुए हैं, जगह जगह मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ फूल की माला पकड़े हुए नजर आते हैं। पंकज जी कोर्ट में क्यों नहीं गए? तो अब पूरी बात सुनिए ना। अब क्या है, तो कोई आप प्रमाण नहीं बिल्कुल किसी चीज का प्रमाण होता है। आरोप आप बनाइए आरोपित, हम अपना फिर हम अपने उससे काम करेंगे। आप बनाइए आरोपित। भाई प्रमाण तो वही रिकॉर्डिंग है ना। किसी के खिलाफ कुछ बोल देगा भाई, तो प्रमाण भी तो होंगे ना। प्रमाण कर रहे हैं ना। प्रमाण तो आपके पूर्व विधायक जी की मौजूदा पत्नी ने दे दिए। चलिए पंकज जी लौटेंगे आपके पास में। प्रभा जी आप शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। मैडम प्लीज अभी आपकी बारी नहीं, आप मत बोलिए। प्रभा जी प्लीज आप शांत रहिए। डोभाल जी को कर लेते हैं। प्रभा जी मैडम प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, बाकी के मेहमान भी यहाँ पर सिर्फ आपको सुनने नहीं आए, वो बोलने भी आए हैं। ये बात आप समझेंगी? ये नहीं बोला है कि मुझे सुनने आए, लेकिन तो मैडम शांत रहिए ना मैम, प्लीज आप शांत रहिए। अभी आपकी पार्टी के एक नेता पर आरोप लगता है, तो एसआईटी इतनी तेजी से काम करती है कि तुरंत ही क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि नहीं भाई इनका नाम नहीं है। वो मानहानि का दावा भी कर देते हैं। तब सारी प्रक्रिया कितनी तेजी के साथ में चल रही है। 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, वीआईपी की चिंता थी किसी को? उस चैट से वीआईपी का नाम समझ में आ रहा था कि कोई तो है। क्यों नहीं आखिर इतने दिनों तक आपने एसआईटी पर प्रेशर बनाया कि जांच की जाए जल्द से जल्द? तब आपको चिंता नहीं है। अब 27 में चुनाव है तो उससे पहले चिंता खा रही है। अब चुप रहिए मैडम प्लीज, अब आपकी बारी नहीं है। पहले तो बीच में बार मत बोला करिए प्लीज। डोभाल जी, आरोप अभी हाल ही में जब दोबारा से ही मामला तूल पकड़ा, नाम सामने आए, उर्मिला सनावर की जो रिकॉर्डिंग सामने आई, इस सब के बाद कितनी तेजी के साथ मामला आगे बढ़ रहा है? जिनका नाम भी था उनकी ओर से भी लगातार क्लैरिफिकेशन आ रहा है, अलग अलग चीजें हो रही है। कितनी तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि एक बड़ा नाम आ गया। इसी नाम को लेकर सालों से अलग अलग दलों के लोग, अलग अलग लोगों ने कितनी बार जंग छेड़ दी कि भाई वीआईपी कौन है पता लगाओ, लेकिन कभी तब एसआईटी एक्टिव नहीं हुई। आज इतनी तेजी के साथ एक्टिव है। देखिए गरिमा, बात इस तरह से गड्ढमड्ढ कर दी है, वो शुरू से ही इसी में लगे रहे। अब देखिए ना कि आप बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि एसआईटी जांच चल रही है। आपकी एसआईटी सालों से चल रही है, 22 का मामला है, 26 आ गया। ये नहीं, वो एसआईटी तो उर्मिला तक कौन उससे वो एक नया किरदार आया और वो वहां तक पहुंच गया, वहां से वो ले भी आया और एसआईटी से भी मिलवा दिया और यहाँ देहरादून मिला दिया, हरिद्वार में भी मिला दिया। तो आपके एसआईटी तो इतने कामयाबी काम कर रही है, तो किस पर सवाल भरोसे का भी होता है कि न्याय होना चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, यही तो कहा जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये तो इनकी फांस बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। इनको ही सबसे पहले ये कदम उठाना चाहिए, इनके हित में, राजनीतिक हित में। इनको नुकसान होगा इसका कि ये एक महिला का, एक बेटी ने जो बलिदान किया, ये महिलाओं के बलिदान की भूमि है उत्तराखंड, एक से एक नाम है उसमें। और एक उस बेटी ने इसमें तो बचाने का रास्ता दिखाया उत्तराखंड को, ये जो कल्चर आ रहा है रिजॉर्ट का, वो बलिदान हो गई है उस पर। वो उसकी न्याय की बात हो रही है, उस पर आप तमाम तरह के एसआईटी हो रही है। जब कहा जा रहा है सर्वसम्मति से, आप जो प्रिंसिपल विपक्षी दल है, आपने कभी उसके बैठा के उसके नेताओं से बैठ के बात की कि भाई आप क्या चाहते हो, क्या कैसे मामले को इससे सॉर्ट आउट हो, कैसे बेटी को न्याय मिले, कैसे उस परिवार को न्याय मिले? न्याय की तो बात है, और आप उस पर ये कह रहे हैं कि नहीं वो राजनीति कर रहे हैं, आप करते रहो। दूसरा तो मुख्यमंत्री का भी बयान आ गया ना, मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि विपक्षी दलों को माफी मांगनी चाहिए। भाई क्यों माफी मांगनी चाहिए विपक्षी दलों को? अरे अच्छी बात है कि विपक्षी दल कम से कम ऐसे मामलों को मुद्दा बना रहे हैं, भले उनका राजनीतिक लाभ होगा, लेकिन उसके सहारे ही सही कम से कम एक लड़की को न्याय तो मिलेगा। सिर्फ ये मुझे थोड़ा सा इसमें ये कहना है कि ये बीजेपी के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है।
ये मतलब कोई विपक्ष ये की तरफ से ये चीजें हो रही होती तो आप कह सकते थे कि विपक्ष ये राजनीति कर रहा है। ये सब कुछ तो आप परोस रहे हैं और आप कहें कि विपक्ष उसको न्याय की मांग नहीं करे, ये बिल्कुल सिरे से ये स्वीकार्य नहीं है। वो आपके यहाँ भी बहुत सारे किरदार हो रहे तैयार इसमें। आपका जो पूर्व मुख्यमंत्री है, सांसद 2 तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र रावत भी, वो भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। आपके दूसरे लोग भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। आप अपने लोगों की मान लो, विपक्ष की कहो कि हम विपक्ष की नहीं मानते, लेकिन इनकी तो मांग लो, तो सांसद है वो तो। विपक्ष मुद्दा उठाते, विपक्ष अगर अंकिता भंडारी की बात करते तो वो राजनीति कर रहा है, लेकिन विपक्ष के इन्हीं चीजों का जवाब अगर राजनीतिक एंगल से राजनीतिक लोग दे दे तो वो ठीक है, वो चल जाएगा। अरे या तो आप बहुत अच्छे थे तो आप एक्शन लेकर दिखाते, आप इतने दिनों से क्यों जांच करवा रहे हैं? कितने साल और चाहिए आपको एक जांच के लिए? ठीक है, यूकेडी की नेता हमारे साथ में कल्पना जी भी जुड़ी हुई है। कल्पना जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम कह रही है कि माफी मांगनी चाहिए, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए जो शुरुआत से चुप रहे, या तो उनसे विपक्ष माफी मांगे और या तो उनसे माफी मांगे जो ताकतवर जो आरोपी है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। किससे विपक्ष माफी मांगे? अगर विपक्ष और सरकार का क्या मतलब बनता है कि जहां पर जो चीजें आपको सरकार की समझ नहीं आएंगी विपक्ष उस बात को उठाएगा, नहीं तो फिर भारतीय संविधान विपक्ष का तो मतलब ही नहीं। अब आप चाहते हैं कि मित्र विपक्ष बनकर सब रहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कह रहे वीआईपी का एंगल फर्स्ट डे से था। उस लड़की ने जो पुष्प उसका फ्रेंड था उससे कहा कि भाई मुझे जो है प्रेशराइज किया जा रहा है कि होटलों में जो है स्पेशल सर्विस का मीनिंग सभी को पता है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं। तो अगर वीआईपी नहीं था तो वो बच्ची ऐसा क्यों लिखती कि मुझे वीआईपी के पास भेजने का प्रेशराइज किया जा रहा है। और प्रभा मैडम कह रही हैं कि जो है हम लोगों ने एसआईटी जांच कराई, उस एसआईटी में क्या उस वीआईपी का नाम पता नहीं लगा होगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ पता है? अंकिता की लाश मिलती है लेकिन अंकिता का फोन नहीं मिलता है। आजकल इतने ज्यादा यंत्र हैं कि एक सिक्का भी नदी में पड़ा होगा उसका भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन अंकिता का फोन बरामद नहीं हुआ। वो रिजॉर्ट इतना बहुत क्राउडी एरिया में नहीं है कि वहां पे हजारों लाखों फोन चल रहे होंगे। वो एक जंगल में है और जो पुलकित आर्य है उसका फोन बरामद नहीं हुआ। तो मेन एविडेंस तो जो फोनों से प्राप्त होना था कि कौन वीआईपी आने वाला था, वो तो सब मिले ही नहीं। तो फिर जो है वीआईपी को स्टार्टिंग से ही बचाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि अंकिता तो चली गई है, अंकिता के घर पर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहाड़ों के लोग हैं वो अपनी बेटियों को बाहर भेजने से पहले 50 बार सोचेंगे। उस माँ ने जो आंगनबाड़ी में काम करती है, अपनी बेटी को किसी रिजॉर्ट में काम करने के लिए भेजा होगा, उस बेटी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना कन्विंस करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कि मैं जाऊंगी और कमा के ले आऊंगी। आप जानते हैं कि अभी भी हमारे पहाड़ों में इतना लोग नहीं खुले हैं कि अपनी बेटियों को ऐसे भेजें, लेकिन उन माँ बाप ने अपनी बेटी को भेजा और बाकी माँ बाप भी 50 बार सोचेंगे अपनी बेटी को कहीं भेजने से पहले। तो पहले ही जो है महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती। इस हत्याकांड ने उनके लिए जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ा दी हैं। क्योंकि लोग यही समझेंगे कि जैसे अंकिता के साथ हुआ हमारी बेटी के साथ भी ऐसा होगा। ठीक है मैम, ठीक है, आपकी बात आ गई। कैलाश जी, जल्दी से आप कुछ कहना चाहें, फिर प्रभा जी का आखिरी रिएक्शन होगा। हाँ, नहीं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ गरिमा जी। अभी आपने देखा इनका व्यवहार, ये भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह से सत्ता पे मदमस्त हो चुकी है कि दूसरे की बातों को कोई वैल्यू देती नहीं है। अब ये बोलते कि न्याय मांगना राजनीति है। अरे कल 1000 पूर्व सैनिकों का नेतृत्व तो स्वयं मैंने किया था। 1000 सैनिक जो है रोड पे इनके साथ मौन मार्च करते रहे, क्या वो राजनीति कर रहे थे? और एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो ये रिजॉर्ट कल्चर स्टार्ट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग है। और जो ये रिजॉर्ट था वनंतरा, ये किसका था? इसमें भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ये भी कोई किसी तरह से ऑथराइज तरीके से नहीं बना था, लेकिन उसमें सब मिट्टी डाली गई। और एक चीज एसआईटी जांच की बात मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि समय कम है, मुझे बात रखनी है। एसआईटी जांच क्यों और कैसे हो सकती है? जब आप मेरे अधीन में कोई जवान, अगर कोई अधिकारी मेरे अधीन में है, मैं उसको बोलूं ये जांच करे, तो मेरे इच्छा के मुताबिक तो जांच करेगा। वो निष्पक्ष जांच हो सकती है क्या? और वही हुआ है।
जो तथ्य थे उनको छुपा दिया गया है, एसआईटी की जांच नीपापोती करके सत्य को जो है उजागर करने का प्रयास हुआ नहीं। इसलिए हम स्पष्ट रूप से मांग करते हैं कि एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में। चलिए प्रभा, ठीक है, आपकी बात आ गई। प्रभा जी क्या कहना चाहेंगी, कितने और सालों का इंतजार करना पड़ेगा जनता को भी और अंकिता भंडारी के परिवार को भी कि आखिर इस पूरे मामले में न्याय हो और जो वीआईपी का नाम है वो सामने आ सके? देखिए गरिमा जी, मैं पहले ही यही कह रही हूँ कि न्याय मांगना, मैंने हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं मेरा कहा सवाल है नहीं, आपने न्याय के लिए बहुत अच्छा कर दिया, हम खुद न्याय के लिए आगे आ रहे हैं। नहीं, लेकिन जिस प्रकार से अगर आप एक सकारात्मक है, राष्ट्रीय आप पार्टी कहते हो, विपक्ष हो, बिल्कुल आगे आइए, लेकिन आप ये बताइए कि एक ऑडियो अगर कहीं से जारी होता है, आज एक ऑडियो है, कल दूसरा भी आ सकता है सोशल मीडिया पे, तो क्या पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी? जब तक उस ऑडियो को पुलिस कानून उसको चेक नहीं करेगी। प्रभा जी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना, छोड़ दीजिए, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। कोई भी ऑडियो नहीं, कोई भी ऑडियो अगर कहीं पे सोशल मीडिया में जारी होती है तो वो व्यक्ति जिस पे भी आरोप लगेंगे, क्या वो पुलिस नहीं जाएगा? सवाल नहीं, क्या वो कानून के पास नहीं जाएगा? प्रभा जी, कितने और साल चाहिए, कितने और साल चाहिए, कितने और साल इन्वेस्टिगेशन में लगेंगे जिसके बाद वीआईपी का नाम सामने आ जाएगा? 27 से पहले या 27 से बाद? कहूंगी कि एसआईटी की गठित कर दी गई है दोबारा से। अगर उसमें साक्ष्य में ऐसा लगेगा, नार्को टेस्ट के लिए भी सब लोग तैयार है, और अगर उसमें लगेगा जांच में कि सीबीआई जांच है, तो सरकार तो अंकिता बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे रही है और आगे ही रहेगी। हम हर जांच के लिए आगे हैं, और जैसे ही सारे तथ्य निकल के सामने आए, नार्को टेस्ट हो, सीबीआई जांच हो, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अंकिता, मामले में हमेशा से सरकार ने कहीं ना कहीं वीआईपी के नाम को लेकर कभी भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया और आज भी वही स्थिति है। आप जिस न्याय की बात कर रही है वो पूरी तरीके से अंकिता को दिलाने का प्रयास भी अगर करे ना तो शायद कुछ और स्थिति होगी, क्योंकि वीआईपी का नाम पहले भी छुपाया जा रहा था और आज भी उसको लेकर सही तरीके से जांच नहीं हो रही है, वरना इतने सालों में सच सामने जरूर आ जाता। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो उत्तराखंड के शांत माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कहना है सत्ता पक्ष की पार्टी बीजेपी का, क्योंकि अंकिता भंडारी का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। एक तरफ 27 का चुनाव है, उससे पहले अंकिता भंडारी का उठता यह मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक सियासत को फिर से बढ़ा रहा है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।